हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो भी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर रूस पर हमको ज्ञान ना दे। जी हां दोस्तों, भारत ने करारा जवाब देते हुए पश्चिमी देशों को कह दिया है दोस्तों, दशकों तक हमारे पड़ोस में सैन्य तानाशाही को देते रहे वरीयता, पश्चिमी देश ने भारत को नहीं दिया करते थे हथियार। बताएंगे दोस्तों जयशंकर जी ने अब क्या और किन सवालों पर जवाब दिया है दोस्तों पश्चिमी देशों को। सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे और इसी बीच बताएंगे जहां पर क्रीमिया पुल पर ब्लास्ट के बाद रशिया बौखलाया दोस्तों और लगातार यूक्रेन पर दाग दिए 83 मिसाइल। 3 महीने बाद फिर उजड़ा कीव। जी हां दोस्तों, जिसके बाद भारत ने तुरंत एडवाइजरी जारी कर दिया दोस्तों। बताएंगे क्या है सबसे बड़ी खबर दोस्तों। और इसी बीच आपको बताएंगे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नवंबर में होने जा रहे कनाडा में खालिस्तानी जनमत संग्रह पर दिया अपना बयान। बताएंगे दोस्तों क्या है सबसे बड़ी खबर इनसे जुड़ी। और साथ ही साथ कश्मीर मुद्दे पर मोदी जी का बयान आया है दोस्तों। बताएंगे गुजरात में क्या कहा इन्होंने, तो हर तरह की जानकारी आपको भी बताने वाले हैं दोस्तों। तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि अपना भारत मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है दोस्तों, और इसीलिए भारत की विदेश नीति आज नंबर 1 है। और आपको भारतीय होने पर गर्व है तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर जी का 2 टूक कहा पश्चिमी देश भारत को नहीं दिया करते थे हथियार, क्षेत्र में सैन्य तानाशाही को मानते थे अपना साझेदार, अब रूस पर हमको ना दे ज्ञान बता दें। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने सोमवार को पश्चिमी देशों की नीतियों की जमकर आलोचना की। पश्चिमी देशों द्वारा भारतीय सेना के रूसी हथियारों के इस्तेमाल पर उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए जयशंकर जी ने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि पश्चिमी देशों ने दशकों तक भारत को हथियारों की आपूर्ति नहीं की। यही नहीं, इन देशों ने अपने पसंदीदा देशों को खुलकर हथियार दिए। इनमें से कुछ तो देश सैन्य तानाशाही वाले थे। उन्होंने ये बातें ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष पेनी वोंग के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। जी हाँ दोस्तों, एस जयशंकर जी ने कहा कि रूस के साथ हमारे लंबे समय से संबंध है और इस संबंध ने हमारे हितों की अच्छी तरह से रक्षा की है। हमारे पास सोवियत और रूसी मूल के हथियारों की एक बहुत बड़ी लिस्ट है और ये लिस्ट कई कारणों से बढ़ी, जिसमें सबसे प्रमुख पश्चिमी के देशों द्वारा दशकों तक भारत को हथियारों की आपूर्ति नहीं करना है, जबकि इन्हीं देशों हमारे बगल में सैन्य तानाशाही को एक पसंदीदा भागीदार के रूप में देखा। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हम ऐसे फैसले करते हैं जो हमारे भविष्य के हितों और वर्तमान स्थिति को दर्शाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जयशंकर जी ने सोमवार को अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष के साथ यूक्रेन में चल रहे संघर्ष और हिंद प्रशांत क्षेत्र पर इसके प्रभावों पर भी व्यापक चर्चा की। और ऐसे में दोस्तों भारत का ये 2 टूक जवाब पश्चिमी देशों को ये शायद जरूर बता देगा दोस्तों कि भारत के लिए रशिया कितना अहम है। और जो भारत और रशिया के रिश्तों के बीच में दोस्तों जहर घोलने की कोशिश करते हैं, उनको पता होना चाहिए कि उन्होंने भारत की उन समय में मदद नहीं की जब भारत को सबसे ज्यादा जरूरत थी, शिवाय रशिया को। ऐसे में दोस्तों आप लोगों का क्या जवाब होना होगा उन देशों को लेकर दोस्तों जिन्होंने समय पर भारत की मदद नहीं की दोस्तों, और हथियारों को हमेशा से भारत को देने से इनकार किया। और ऐसे में रशिया ही भारत के साथ आया दोस्तों और बुरे समय में भारत का साथ दिया। ऐसे में आपका जवाब तो बनता ही है दोस्तों। साथ ही साथ इस वीडियो को जितनी ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा हमेशा की तरह। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर एक और बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर क्रीमिया पुल ब्लास्ट के बाद रशिया ने तेज किया हमला, दागे 83 मिसाइल। भारत ने कहा तुरंत खत्म करें संघर्ष। जी हाँ दोस्तों, क्रीमिया पुल ब्लास्ट के बाद रशिया द्वारा यूक्रेन पर अचानक हमला तेज कर देने के बाद बढ़े संघर्ष को लेकर भारत ने चिंता जताई है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस संबंध में बयान जारी किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यूक्रेन में बढ़े तनाव से भारत काफी चिंतित है। वहां कई इमारतों और आधारभूत ढांचों को नुकसान पहुंचा है और कई आम नागरिकों की मौतें हुई हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि तनाव बढ़ाना किसी के पक्ष में सही नहीं। जी हाँ दोस्तों, भारत ने रूस और यूक्रेन दोनों से शत्रुता को तत्काल समाप्त करने और कूटनीति और बातचीत के रास्ते पर तत्काल लौटने का आग्रह किया। भारत ने कहा कि शांति स्थापित करने के लिए वो हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। मीडिया के सवालों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ये बात कही। दोस्तों आपको बता दें कि ये हमले ऐसे समय में हुए हैं जब रूस को क्रीमिया प्रायद्वीप से जोड़ने वाले एक पुल को शनिवार को विस्फोटक से उड़ा दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पुतिन ने केर्च ब्रिज पर किए गए इस हमले को यूक्रेन के स्पेशल सर्विसेज द्वारा किया गया आतंकी कृत्य करार दिया है। दोस्तों पुतिन ने कहा कि
इसी हमले के जवाब में यूक्रेन पर और हमले किए गए हैं। सुरक्षा परिषद की बैठक में टेलीविजन पर टिप्पणी करते हुए पुतिन ने कहा कि अगर हमारे क्षेत्र में आतंकवादी कृत्यों को करने का प्रयास जारी रहता है तो रशिया की प्रतिक्रिया और भी कठोर होगी, किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। जी हाँ, साथ ही साथ आपको बता दें दोस्तों कि ये 3 महीने बाद फिर से लगातार और सबसे बड़ा हमला दोस्तों रशिया ने यूक्रेन पर किया है दोस्तों, और 3 महीनों के बाद फिर से कीव को उजाड़ दिया गया है रशिया के द्वारा और लगातार 83 मिसाइलें दागी गई है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बता दें कि ये युद्ध इतनी जल्दी शांत नहीं होने वाला दोस्तों। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम आपको बता दें, जो बड़ी खबर यह है वो ये है कि यूक्रेन के सामने होंगे अब 2 दुश्मन। रशिया के साथ सैनिक तैनात करेगा बेलारूस, पुतिन के दोस्त ने दी है धमकी। बता दें यूक्रेन के खिलाफ रूसी हमले का कुछ देश खुलकर समर्थन कर रहे हैं। इनमें रूस और यूक्रेन के पड़ोसी देश बेलारूस का नाम सबसे ऊपर आता है दोस्तों। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा है कि बेलारूस और रशिया देश की पश्चिमी सीमाओं पर बढ़ रहे तनाव के जवाब में एक संयुक्त सैन्य टास्क फोर्स तैनात करेंगे। बेलारूस की सरकारी न्यूज एजेंसी बेल्टा ने इसकी जानकारी दी है दोस्तों। फरवरी में जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला बोला था तभी लुकाशेंको पुतिन को के समर्थन में उतरे थे दोस्तों, और इस पर अमेरिका ने उन्हें धमकी भी देते हुए कहा था कि बेलारूस को रशिया का समर्थन करना महंगा पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों अब फिर बेलारूस एक बार जागते नजर आए हैं और उन्होंने अपने सैनिकों को पुतिन के सैनिकों के साथ तैनात करने की बहुत बड़ी घोषणा कर दी है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि रूस के साथ सैनिक तैनात करेगा बेलारूस। ऐसा में दोस्तों बेलारूस के इस घोषणा को आप किस नजरिए से देखते हैं दोस्तों, आपकी जो भी राय हो बताइएगा जरूर। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर हिंद महासागर में जंगी जहाज ड्रैगन को ऑस्ट्रेलिया भारत का 2 टुक जवाब। जी हाँ दोस्तों, खुद को दुनिया में सबसे चतुर समझने वाले चीन की भारत ने फिर से बोलती बंद कर दी है। ऐसे चीन के चेहरे से नकाब हटाकर हिंदुस्तानी विदेश मंत्री जयशंकर जी ने एक बार फिर चीन की बोलती बंद कर दी है दोस्तों। इस बार हिंदुस्तान ने चीन के बेनकाब किए चेहरे पर उस कदर का थप्पड़ जड़ा है कि जिसकी गूंज दुनिया में सुनी जा रही है। बता दे चीन की मजबूरी कहिए या मुश्किल ये है कि ऑस्ट्रेलिया के चलते चीन को लेकर भारत के रुख पर मक्कार चीन ना रो पा रहा है ना ही हंसने की स्थिति में है। जी हाँ, हिंदुस्तान के इस कदम से उसके चालबाज पड़ोसी और अमेरिका से मक्कार देश के दुश्मन नंबर 1 और घाघ पाकिस्तान के मौका परस्त दोस्त नंबर 1 चीन की हालत खराब है। भारत और ऑस्ट्रेलिया द्वारा इस बार संयुक्त रूप से घेरा गया ये हमारा पड़ोसी वही पड़ोसी देश चीन है जो सोते जागते अपनी बेइज्जती कराने पर तो आमादा रहता ही है, मगर शांति से रहना जिसकी कभी फितरत में ही शामिल नहीं हो सका। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये काम भी इस बार किया है हिंदुस्तानी हुकूमत का इस वक्त दुनिया में परचम लहराने के लिए मशहूर हो चुके भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी ने। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर पहुंचे भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर जी द्वारा सोमवार को चीन को दिए गए 2 टुक जवाब ने कहीं का नहीं छोड़ा। ऐसे में चीन की मुश्किलें ये है कि वो भारत से मिली चोट को ना तो सह सकता है और ना ही हिंदुस्तान से हासिल बेइज्जती की बात वो किसी के सामने रो गा सकता है। चीनी ड्रैगन के ऊपर हिंदुस्तान के इस खुलेआम जोरदार प्रहार ने चीन को ना जीने लायक छोड़ा ना ही मरने के काबिल। जी हाँ दोस्तों, बता दें जयशंकर जी ने अपनी जुबान पर चीन का नाम लिए बिना ही कह डाला कि कोई देश किसी दूसरे देश की नौसैनिक ताकत का आकलन इस आधार पर करता है कि उसका इरादा क्या है, वो क्या संदेश देना चाहता है, उसका व्यवहार कैसा है और वो देश कितना पारदर्शी है। हिंदुस्तानी हुकूमत के सिर मोर और दुनिया भर में अपनी बेबाक 2 टुक खरी खरी बयानी के लिए चर्चित जयशंकर जी ने तो यहाँ तक कह डाला है कि हिंद महासागर में विभिन्न देशों की नौसैनिक उपस्थिति से सुरक्षा बढ़ी है। ऐसे में दोस्तों इन बयानों से चीन को जो तगड़ा झटका लगा है दोस्तों वो देखने लायक था। ऐसे में आपकी जो भी राय हो जयशंकर जी के बात का अगर आप इस समर्थन करते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां 6 नवंबर को कनाडा में होने जा रहा खालिस्तान जनमत संग्रह, प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्रूडो को खत लिख जताई नाराजगी। बता दे भारत ने कनाडा में खालिस्तान समर्थक तत्वों द्वारा जनमत संग्रह कराए जाने पर रोक न लगाए जाने पर नाराजगी जताई है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसी हफ्ते कनाडा के जस्टिन ट्रूडो सरकार से 6 नवंबर को ओंटारियो में प्रतिबंधित संगठन की तरफ से आयोजित की जाने वाली तथा कथित खालिस्तान जनमत संग्रह को रोकने के लिए कहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इससे संबंधित एक डिमार्शे यानी कि लिखित विरोध पत्र दिया है दोस्तों। पीएम मोदी जी की तरफ से जस्टिन ट्रूडो को भेजे गए विरोध पत्र में लिखा गया है कि प्रतिबंधित संगठन की इस तरह की हरकतें भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को चुनौती
चुनौती देता है। जी हाँ, विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कनाडाई उच्चायोग के एक वरिष्ठ अधिकारी को यह विरोध पत्र सौंपा। अगले हफ्ते ओटावा में भारतीय दूतावास ग्लोबल अफेयर्स कनाडा को भारत की चिंताओं से अवगत कराएगी दोस्तों। तो वहीं कनाडा की सरकार ने 16 सितंबर के अपने रिकॉर्ड में कहा था कि वो भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करती है और तथा कथित जनमत संग्रह को मान्यता नहीं देती। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपको बता दें कि कनाडा पर जयशंकर जी ने भी कड़ी फटकार लगाई है दोस्तों। वो भी खालिस्तान पर कनाडा का नाम लिए बिना जयशंकर जी ने ये फटकार लगाया है दोस्तों और कह दिया कि स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे हैं। जी हाँ, विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कहा कि भारत ने कनाडा में संचालित खालिस्तानी अलगाववादी ताकतों से संबंधित मुद्दों को हमेशा से उठाया है। उन्होंने ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया कि एक लोकतांत्रिक समाज में हिंसा और कट्टरता की वकालत करने वालों द्वारा स्वतंत्रता का दुरुपयोग न किया जाए। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ 13वीं विदेश मंत्रियों की रूपरेखा वार्ता के बाद एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में जयशंकर जी ने कहा कि हालिया सप्ताह में कनाडा में भारत विरोधी गतिविधियां बढ़ी हैं। खालिस्तानी संबंधी मुद्दे पर किए गए एक सवाल के जवाब में जयशंकर जी ने कहा कि कनाडा सरकार के साथ हमने लगातार इस मुद्दे पर बात की है। मैंने खालिस्तान के मुद्दे पर अपने समकक्ष के साथ भी बातचीत की है। हमने ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है कि एक लोकतांत्रिक समाज में हिंसा व कट्टरता की वकालत करने वालों द्वारा स्वतंत्रता का दुरुपयोग ना किया जाए। जी हाँ, ऐसे में दोस्तों खालिस्तानियों को लेकर आपकी जो भी राय हो बताइएगा जरूर। और मोदी जी ने जिस प्रकार से पत्र लिखकर दोस्तों कनाडा के मंत्रियों को सौंपा है दोस्तों, क्या लगता है इस पर कनाडा एक्शन लेगा या फिर ये जनमत संग्रह होने देगा? दोस्तों जो भी आपको लगता हो बताइएगा जरूर। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दे, जहां पर यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन से सबसे बड़ी खबर अर्थव्यवस्था संभालने में नाकाम साबित हो रही है। लिज ट्रस सुनक यानी ऋषि सुनक जी के करीबी को व्यापार मंत्रालय में दी है बहुत बड़ी जिम्मेदारी। जी हाँ, गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों में कोनोर बंस को स्टेट ट्रेड मिनिस्टर के पद से बर्खास्त करने के बाद ब्रिटेन की पीएम लिज ट्रस ने इस पद के लिए नई नियुक्ति की है। लिज ट्रस ने सोमवार को इस पद के लिए ग्रेग हेंड्स को नामित किया है। आपको बता दें कि ग्रेग हेंड्स प्रधानमंत्री पद की रेस में भारतीय मूल के उम्मीदवार और प्रधानमंत्री लिज ट्रस के प्रतिद्वंदी ऋषि सुनक के बड़े समर्थक के रूप में जाने जाते हैं। लिज ट्रस के इस कदम को उनके पीछे सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी में लामबंदी और विद्रोही कदमों को रोकने के रूप में देखा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, पूर्व भारतीय मूल के चांसलर के मुखर समर्थक ग्रेग हेंड्स के ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग यानी DIT में व्यापार नीति के प्रभारी राज्य मंत्री के रूप में कॉनर बंस की जगह ली है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जब ऋषि सुनक जी ने दोस्तों ब्रिटेन की जनता से कहा था कि मैं हर तरीके से भ्रष्टाचार को ब्रिटेन से खत्म कर दूंगा और किसी भी तरह की दिक्कत ब्रिटेन के लोगों में नहीं आने दूंगा, और ऐसे में दोस्तों उसके बावजूद भी वहाँ की जनता ने लिज ट्रस को चुना दोस्तों। लेकिन अब ये लिज ट्रस नाकामयाब होती नजर आ रही है दोस्तों। ऐसे में लिज ट्रस के ही मंत्री अब बेकार साबित हो रहे हैं दोस्तों और ऋषि सुनक जी के मंत्री ही लिज ट्रस की काम आ रही है। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कहीं ना कहीं ऋषि सुनक जी को ही ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनना चाहिए था दोस्तों, तो अपनी राय जरूर दीजिएगा। एक और खबर की बात करें, जहां पर चीन की धमकी पर ताइवान ने दिया करारा जवाब, कहा विवाद से कोई हल नहीं निकलने वाला। जी हां दोस्तों, ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन ने सोमवार को कहा कि ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने की चीन की धमकी से कोई हल नहीं निकलने वाला और ये केवल दोनों पक्षों के बीच दूरियां ही बढ़ाएगी। ताइवान के राष्ट्रीय दिवस पर साई ने कहा कि चीन को ताइवान की बहुदलीय लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली के भीतर प्रतिस्पर्धा को कमजोरी समझने और ताइवान के समाज को विभाजित करने का प्रयास करने की गलती नहीं करनी चाहिए। साई ने कहा, मैं बीजिंग के अधिकारियों को यह स्पष्ट करना चाहती हूँ कि शस्त्र टकराव से दोनों पक्षों के बीच विवाद में कोई हल नहीं निकलने वाला है। उन्होंने कहा कि केवल हमारी संप्रभुता, लोकतंत्र और स्वतंत्रता के लिए ताइवान के लोगों की प्रतिबद्धता का सम्मान करके ही ताइवान जल डमरू मध्य में रचनात्मक बातचीत को फिर से शुरू करने की नींव रखी जा सकती है। एक और खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर यूक्रेन के कई शहरों पर मिसाइल हमलों से भड़के राष्ट्रपति जेलेंस्की कहा, दुनिया से हमारा नामो निशान मिटाने की कोशिश कर रहा है रशिया। जी हां, पिछले कुछ महीने के अपेक्षाकृत शांत माहौल के बाद सोमवार को यूक्रेन की राजधानी कीव समेत उसके कई शहरों में मिसाइल से हमले हुए दोस्तों, जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बताया। लेकिन इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने यूक्रेन वासियों से मजबूती से डटे रहने की अपील करते हुए अपने टेलीग्राम अकाउंट पर कहा कि रूस हमें नष्ट करने और पृथ्वी से हमारा नामो निशान मिटाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आपको
आपको बता दें जहां पर यूक्रेन में भारतीयों को बेवजह बाहर ना निकलने की सलाह दूतावास ने जारी कर दी एडवाइजरी। बता दें कीव में भारतीय दूतावास ने यूक्रेन में सभी भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। इसके तहत भारतीय नागरिकों को यूक्रेन में सभी गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। साथ ही कहा गया है कि वो यूक्रेन में अपनी स्थिति के बारे में जानकारी दे। जी हाँ, एक और बड़ी खबर आपको बता दें दोस्तों, जहां पर तेल के खेल में सऊदी अरब और यूएई की चाल ने उड़ाई जो बाइडेन की नींद। सुपर पावर अमेरिका को लगा तगड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, ओपेक और इसके सदस्यों ने ऐलान किया है कि नवंबर महीने की शुरुआत से तेल के उत्पादन में 2 लाख बैरल तक की कटौती की जाएगी। साल 2020 के बाद से ये पहला मौका होगा जब इतने बड़े स्तर पर उत्पादन में कटौती होगी। ओपेक के इस ऐलान के बाद से ही पश्चिमी देश घबराए हुए हैं। तेल के बाजार में इस ऐलान को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया है दोस्तों। माना यह जा रहा है कि बाजार पर इस ऐलान का असर उतना ही नहीं होगा जितना अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन अमेरिका और खाड़ी देशों के साथ इस ऐलान का उसके रिश्तों पर खासा असर पड़ने वाला है। ओपेक के कई सदस्य ऐसे देश ऐसे हैं जो पहले से ही अपने लक्ष्य से कम उत्पादन कर रहे हैं। ओपेक के इस फैसले से बड़ी आर्थिक शक्तियों के बीच ऊर्जा राजनीति को लेकर संदेह की खाई बढ़ती जा रही है दोस्तों। साथ ही एक और खबर आपको बता दें, जहां निर्मला सीतारमण मंगलवार को रवाना होंगी IMF विश्व बैंक की वार्षिक बैठक में होंगी शामिल। जी हाँ दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए मंगलवार यानी आज के दिन अमेरिका के लिए रवाना होंगी और इस बैठक के दौरान वर्तमान वैश्विक आर्थिक और अन्य स्थितियों पर चर्चा की जाएगी। वित्त मंत्री इस दौरान G20 के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के साथ बैठक भी करेंगे। इसके अलावा वो व्यापार जगत की दिग्गज हस्ती और निवेशकों से भी मिलेंगी दोस्तों। सीतारमण 11 से 16 अक्टूबर तक अमेरिका की अपनी 6 दिन की यात्रा के दौरान अमेरिका की वित्त मंत्री जीनेट येलेन और विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मलपास से अलग अलग भेंट करेंगी। वो जापान, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, भूटान, न्यूजीलैंड, मिस्र, जर्मनी, मॉरिशस, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान और नीदरलैंड सहित कई देशों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। ऐसे में दोस्तों ऑल द बेस्ट के साथ साथ हैप्पी जर्नी निर्मला सीतारमण जी कहना मत भूलिएगा। एक और खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर अमेरिका और चीन में अब छिड़ गई है 6G टेक्नोलॉजी में आगे निकलने की होड़। बता दें अभी जबकि बाकी दुनिया में 5G नेटवर्क शुरू करने की कोशिश चल रही है, अमेरिका और चीन के बीच 6G में बढ़त हासिल करने की होड़ शुरू हो गई है दोस्तों। समझा जाता है कि 6G के इस्तेमाल से युद्ध उपकरणों की क्षमता में नाटकीय बदलाव आ जाएगा। लंदन स्थित थिंक टैंक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज यानी IISS ने अगस्त में जारी एक रिपोर्ट में बताया था कि चीन सैनिक उद्देश्यों के लिए 6G टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की तैयारियों में जुटा हुआ है और इसके लिए वो केंद्रीकृत कमांड मॉडल के जरिए निर्णय प्रक्रिया का अनुपालन कर रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका निचले स्तरों पर कमांड और ऑपरेशन प्रक्रिया को सक्षम बनाने की रणनीति पर चल रहा है। एक और खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर विदेश मंत्री जयशंकर जी ने शेयर की तिरंगे वाली लाइट्स में लिपटी ऑस्ट्रेलिया की पुरानी संसद की फोटो। बता दें विदेश मंत्री जयशंकर जी के स्वागत में ऑस्ट्रेलिया का पुराना संसद भवन तिरंगे की रोशनी में रंगा दिखाई दिया। जी हाँ दोस्तों, जिसको लेकर जयशंकर जी ने ऑस्ट्रेलिया की अपनी समकक्ष पेनी वोंग के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले कैनबरा में कल जिस तरह मेरा स्वागत किया गया उसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। मैंने वहां पुराने संसद भवन को हमारे राष्ट्रीय ध्वज के तिरंगे में रंगे देखा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ एक और बड़ी खबर बताते जहां किम जोंग उन ने दी जो बाइडेन को खुली चुनौती। कहा हमारे सभी मिसाइल टेस्ट अमेरिका के लिए स्पष्ट चेतावनी है। जी हाँ, चीन के बाद अब उत्तर कोरिया ने भी अमेरिका को खुली चुनौती दी है। उत्तर कोरिया ने कहा है कि हाल में किए गए उसके कई सारे बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट दक्षिण कोरिया और अमेरिका के लिए एक स्पष्ट चेतावनी थे। उत्तर कोरिया की आधिकारिक कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने सोमवार को बताया है कि देश के नेता किम जोंग उन ने आने वाले दिनों में और परीक्षण करने के संकेत भी दिए हैं। दोस्तों KCNA के मुताबिक 7 बार बैलिस्टिक मिसाइलों की लॉन्चिंग वास्तव में उसके युद्ध करने की क्षमता को दिखाती है। उसके परमाणु हथियार किसी भी समय किसी भी स्थान पर किसी को भी निशाना बनाने को तैयार है। और इस रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि मिसाइल परीक्षण अमेरिका और दक्षिण कोरियाई सेनाओं के नौसैनिक अभ्यास के खिलाफ जवाबी कार्रवाई है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ डोमेस्टिक खबरों की बात करें दोस्तों, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुजरात में कहा एक व्यक्ति कश्मीर मुद्दे को हल नहीं कर सका। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिना नाम लिए नेहरू पर साधा सीधा निशाना बता दे अपनी 3 दिवसीय गुजरात यात्रा पर चल रहे PM
मोदी जी का आज दूसरा पूरा हो गया तीसरा दिन है दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी जी आज भरूच जिले के आमोद में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने इस के तहत देश के पहले वल्फ ड्रग पार्क की आधारशिला रखी। उसके बाद उन्होंने अपना संबोधन दिया दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि सरदार पटेल ने अन्य रियायतों के विलय के मुद्दों को सुलझाया, लेकिन एक व्यक्ति कश्मीर मुद्दे को हल नहीं कर सका। पीएम मोदी जी ने यहाँ तक ये भी कहा कि भाजपा सरकार लंबे समय से लंबित कश्मीर मुद्दे को सुलझाने में सक्षम रही, क्योंकि वो सरदार पटेल के नक्शे कदम पर चल रही है। सरदार पटेल को यह सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि मैंने जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था, उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में 10वें स्थान पर थी और अब ये 5वें स्थान पर पहुंच गई है। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी प्रधानमंत्री मोदी जी के इन एक एक बात का दिल से समर्थन करते हैं दोस्तों, तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और मोदी है तो मुमकिन लिखना मत भूलिएगा। एक और खबर की बात करें, जहां प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस शख्स के लिए तोड़ा सुरक्षा घेरा, खुद भीड़ के बीच जाकर स्वीकार किया ये खास गिफ्ट। बता दें, गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी जी जामनगर में लोगों से मुलाकात के दौरान वे एक शख्स के पास आकर रुक गए दोस्तों। पीएम मोदी जी को चाहने वाले इस शख्स ने उन्हें एक तस्वीर भेंट की और ये तस्वीर प्रधानमंत्री और उनकी मां हीराबेन की थी। शख्स ने एक तस्वीर पर प्रधानमंत्री का ऑटोग्राफ भी लिया। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ एक और खबर आपको बता दें, जहां केजरीवाल का बहुत बड़ा बयान, कहा प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात में कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, हमेशा अटपटे बयानों से चर्चित रहे केजरीवाल फिर एक बार बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं दोस्तों, जिसका कोई आधार नहीं है। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के चुपचाप प्रचार करने के खिलाफ आगाह किए जाने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि क्या मोदी राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। गुजरात के वल्लभ विद्यानगर में सोमवार को एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस के षड्यंत्र से मुकाबले के लिए भाजपा की चुनावी रणनीति में थोड़े बदलाव की जरूरत है। गुजरात में अगले कुछ महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले मोदी जी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए केजरीवाल ने ट्वीट किया था कि क्या प्रधानमंत्री गुजरात में कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, अगर केजरीवाल जी ने ये सवाल पूछा है तो आपका जवाब तो बनता ही है दोस्तों। देखते हैं भारत की जनता क्या जवाब देती है। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर बता दें, जहां पर सैफई मेला ग्राउंड में होगा आज मुलायम सिंह का अंतिम दर्शन। दोपहर में अंतिम संस्कार होना तय है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव 82 साल के थे। उनका सोमवार को निधन हो गया और वो काफी समय से बीमार चल रहे थे। तबीयत ज्यादा खराब होने पर उनको गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान सुबह 8:16 पर कल उन्होंने आखिरी सांस ली। तो वहीं मुलायम के निधन की सूचना मिलते ही सपा कार्यकर्ताओं में शोक की लहर दौड़ गई। मुलायम के पार्थिव शरीर को अस्पताल से सीधे कल सैफई लेकर जाया गया है दोस्तों, और जहां उनका आज दोपहर 3 बजे अंतिम संस्कार हो रहा होगा और अंतिम विदाई के समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भी मौजूद रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी सैफई पहुंच चुके हैं और इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह जी ने मेदांता अस्पताल पहुंचकर मुलायम सिंह को श्रद्धांजलि भी दी थी। बिहार सरकार ने एक दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया है। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी सैफई जाएंगे दोस्तों आज और श्रद्धांजलि के बाद मेला ग्राउंड में रहेंगे मौजूद। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सैफई पहुंचकर आज श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। पीएम मोदी जी मंगलवार की सुबह मुलायम सिंह यादव का अंतिम दर्शन करने पहुंचेंगे और ऐसे में इसके बाद दोपहर 3 बजे मेला ग्राउंड में मुलायम का अंतिम संस्कार होगा। और ये मैदान मुलायम सिंह की कोठी से लगभग 500 मीटर की दूरी पर। ऐसे में दोस्तों, हर एक नेता में एक अच्छाई और एक बुराई होती है दोस्तों। ऐसे में मुलायम सिंह यादव में आप जो भी अच्छाई देखते थे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता मुलायम सिंह यादव जी को लेकर। साथ ही साथ दोस्तों, ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अगली बड़ी खबर का इंतजार करिएगा। मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।